तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल के किस्से में 3-4 ऐसे लोगों का जिक्र आया जिनके पास से बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन सामने आई। कहते हैं कि जब कुछ अच्छे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, उनके साथ आगे आगे बात करते कुछ और अच्छी बातें सामने आ जाती हैं। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि बारात के पहले की कुछ ऐसी बातें जो कभी भी खुलकर सामने नहीं आई थी मुंबई बारात को लेकर। कल के एपिसोड में आपने एड़ा याकूब का नाम सुना, जो फीलू खान का एक ज़माने में खास दोस्त हुआ करता था और उसको अपनी सिक्योरिटी का एक आदमी भी दिया था। एक खान से अच्छी दोस्ती थी। और अरूप पटनायक जो उस समय डीसीपी थे बांद्रा के जोन 7 के, उनके साथ भी एड़ा याकूब की बहुत अच्छी बनती थी। और ए पटनायक, अरूप पटनायक, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने और डीजीपी भी बने महाराष्ट्र के, उनका कहना है, ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, उनका कहना है कि एड़ा याकूब उनका खबरी था। उनके पास ऑफिस में कभी कभार आया करता था और उनको मिलता रहता था। एक कोई डबल गेम खेल रहा था याकूब। एक तरफ खान से दोस्ती, जो अरूप पटनायक के सीनियर थे, एडिशनल कमिश्नर थे, रीजन के इंचार्ज थे। अरूप पटनायक 91 से बांद्रा के डीसीपी थे। 1991 में मुंबई में आए थे जब दंगे हो रहे थे। उन दंगों को कंट्रोल करने में भी अरूप पटनायक का बहुत बड़ा हाथ था, बड़ा सेंसिटिव एरिया था। तो 2-3 बड़े खौलात से अरूप पटनायक ने किए, क्योंकि बारात के पहले अरूप पटनायक एड़ा याकूब को जानते थे। और किस्म से जो 2 बड़े और आरोपी थे, समीर हेंगोरा और यूसुफ कड़ावाला, वो भी दोनों अरूप पटनायक को जानते थे। किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू इनकी मुलाकात हो चुकी थी। और इनका तो जो मैग्नम का जो ऑफिस था, वो अरूप पटनायक के ऑफिस के पास ही था। तो आते जाते वो भी अरूप पटनायक के ऑफिस में चाय पानी पीने बैठ जाते थे। अब एक खुलासा अरूप पटनायक ने बड़ा किया। उनका कहना है कि 92 के जो दंगे हुए थे दिसंबर में, और 93 की जनवरी में दूसरा दौर दंगों का हुआ था। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद पहले दंगे जो दिसंबर 92 में हुए, उसमें हिंदू कम्युनिटी का बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद शिवसेना एक होके हिंदू जमात के साथ खड़ी होती है। जो दूसरा सेकंड फेज ऑफ राइट्स बॉम्बे जो होता है 93 में, दूसरा दंगे जो जनवरी में बढ़ते हैं, उनमें हिंदू बहुत तकड़ी गिनती में निकले और मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ। वो फेज था जब मुंबई पुलिस में बड़े लेवल पे बदलियां की गई, चेंजेस की गई। जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और उस समय के, उनको हटाया गया और उनकी जगह पे अमरजीत सिंह साबरा को लाया गया। बांद्रा का जो बहुत सेंसिटिव जोन था दंगों के टाइम पे, जहाँ बहुत सारे दंगे हुए थे, जिनमें बहुत सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी था। सुनील दत्त वहाँ के एमपी थे और उनके घर पे भी हमला हुआ। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल था जब श्रीकांत बापट जो पुलिस कमिश्नर थे, नए नए आए थे 4-5 महीने पहले ही, बहुत साल आईबी में और सेंट्रल फोर्सेस में काम करके आए थे। तो बापट साहब को शिफ्ट किया गया, सामरा साहब लाया गया। और इसी तरह जहाँ जहाँ टॉप ब्रास को पता चला कि कुछ ऑफिसर्स ने दंगों के समय अनगहली की थी, तो दंगों को कंट्रोल करने में
पूरी तरह कामयाब नहीं रहे थे, उनको शिफ्ट किया गया और उनकी जगह पे नए लोग लाए गए, जिनमें से अरूप पटनायक एक थे। इनको वो वहाँ का वो एरिया दिया गया बांद्रा का, इनको संभाला गया। उसके बाद जनवरी में अमरजीत सिंह सम्राट ने है, फरवरी की 2 तारीख को एम.एन. सिंह को जॉइंट कमिश्नर क्राइम लगाया जाता है, खान साहब को रिमूव कर दिया जाता है। इस किस्म की बहुत सारी बातें, चेंजेस चलती। अब अरूप पटनायक ने एक जो बड़ा खुलासा किया है कि जनवरी के दंगों के बाद एक दिन संजय दत्त उनके ऑफिस में आया, जो उस समय यालगार की शूटिंग खत्म हुई थी और दूसरी कोई शूटिंग शुरू होने वाली थी। तो यालगार की शूटिंग जो दुबई में थी, उसमें कई बार संजय दत्त को दुबई जाना पड़ा। तो एक बार वो दुबई से वापस आया था, तो अरूप पटनायक जो डीसीपी थे जोन 7 की, जिनके एरिया में संजय दत्त का, सुनील दत्त का घर पड़ता था पाली, तो वो आके अरूप पटनायक को कहता है कि मुझे लगता है सर कि मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है। शिवसेना और दूसरे हिंदू ग्रुप उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता सुनील दत्त ने कुछ जो मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग जो बेघर हुए थे, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की थी। तो हिंदू तबका उनके खिलाफ हो गया। तो मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं कुछ हथियार अपने पास रखने चाहता हूँ। तो आया था लाइसेंस मांगने, लेकिन अरूप पटनायक ने कह दिया कि अभी आप चिंता मत करो, हम हैं और कुछ नहीं होगा, आपको हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आपको ऐसा हो तो मुझे बताइए, सबकी रक्षा करना हमारा पुलिस का काम है। लेकिन संजय दत्त ने अरूप पटनायक की इस सलाह पे काम नहीं किया, अमल नहीं किया। थोड़े दिनों के बाद जब वो दुबई फिर जाता है शूटिंग करने, तो अनीस, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम से फिर बात करता है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए। उसके बाद उसके घर पे वो हथियारों की खेप भेजी गई, जिसमें काफ़ी सारी AK-57, हैंड ग्रेनेड, 9mm की पिस्टल और इस किस्म के हथियार, असला बारूद उसके घर पे एक मारुति वैन में रखा गया। अब देखिए, संजय दत्त की मंशा पहले से थी कि उसको अपनी रक्षा के लिए या अपने परिवार की रक्षा के लिए अनऑथोराइज्ड हथियार रखने का मन बनाया हुआ था। इस बात का खुलासा पहली बार हुआ है और ये अरूप पटनायक ने खुद माना है। और उसके बाद जब ये बात थी, तभी किसी को पता नहीं था ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन जब ये तैयारियां सब हो रही थी दुबई में, लोग पाकिस्तान में कैंप लगाने जा रहे थे, RDX और AK-57 की स्मगलिंग करके दिग्गी पोर्ट और शेखाड़ी वहाँ से हथियार ऑलरेडी भारत में आने शुरू हो गए थे फरवरी के महीने में, जनवरी और फरवरी के। और जब ये पूरी तैयारी चल रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एरा याकूब जो एक तरफ खान को मिलता रहा, दूसरी तरफ AK पटनायक को मिलता रहा, बाकी काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर के टच में भी था। और उसके साथ साथ अबू सालेम, ये दूसरे लोग सब जो इनके टच में थे, वो अपना काम कर रहे थे। सुनील दत्त की ऑफिशियल रेसिडेंस में हथियारों से बड़ी गाड़ी खड़ी करके गए। अब सुनील दत्त का कहना है कि उसको पता नहीं था, संजय को पता था। अब संजय को पता था तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसने खुद हथियार मंगवाए थे। इस बात का खुलासा अरूप पटनायक ने किया। दूसरी अगली बड़ी बात, जब ब्लास्ट के बाद लोगों की धरपकड़ शुरू होती है, तो उसमें समीर हंगोरा और हनीफ करावाला को भी उठाया जाता है और उनकी क्वेश्चनिंग अरूप पटनायक ने खुद की, क्योंकि उनको जानते थे।
माहिम पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन होती है और ये दोनों इस बात का खुलासा करते हैं कि संजय दत्त के घर हथियार पहुंचाए गए थे और वो अबू सलेम ने पहुंचाए थे। हमें इस बात की खबर है। अब उनकी स्टेटमेंट के बाद अरूप पटनायक ने ये बात किसी को बताई नहीं। इसलिए जब राकेश मारिया अपनी किताब लिखते हैं उसमें जिक्र करते हैं कि एक दिन सुबह 6 बजे ये जब पूरी हमारे पास खबर आई, मैं और एम.एन. सिंह पुलिस कमिश्नर समरा साहब को मिलने जाना था हमें ये इन्फॉर्मेशन लेके कि संजय दत्त के पास हथियार हैं। लेकिन उसके पहले बलजीत परमार ने अपने अखबार में खबर छाप दी है और राकेश मारिया की किताब में लिखा हुआ है कि बलजीत परमार को ये खबर कैसे मिली हमें समझ नहीं आई। इस बात का पता तो सिर्फ हम दो लोगों को था, मुझे और एम.एन. सिंह को, और हम पुलिस कमिश्नर को बताने जा रहे थे और सुबह अखबार में ये बात कैसे छपी उनको इस बात की हैरानी थी। मुझे बहुत बार इन लोगों ने पूछने की कोशिश की कि तुम्हें किसने बताया था, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन अरूप पटनायक ने खुद जिक्र किया कि बलजीत तुम्हें याद है कि वो खबर संजय दत्त वाली आपको मैंने दी थी, और ये बात उन्होंने 3-4 लोगों के सामने की जो रिपोर्टर मेरे साथ उनको मिलने गए थे, इंटरव्यू करने गए थे। मैं टीवी चैनल में काम करता था, वो रिपोर्टर आज भी मुंबई में काम कर रहे हैं। उन्हें कैमरामैन था, 2 रिपोर्टर थे, एक मैं था। तो उसके बाद मैंने इस बात का खुलासा किया जो इतने साल तक लोग मुझे पूछते थे, तरीके से, ढंग से, कई बार धमकी दे के भी, तो कि आपके पास ये खबर कहाँ से आई, किसने बताया, आपको बताना होगा। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आज के दिन ये खुलासा कर सकता हूँ, इस दिन पहले भी मैंने बताया था एक पोस्ट में कि संजय दत्त हैज़ अ गन। ये स्टोरी 13 अप्रैल को माहिम पुलिस स्टेशन में जब मैं अरूप पटनायक को मिलने गया था तो ये खबर संजय दत्त की अरेस्ट के 6 दिन पहले मुझे अरूप पटनायक ने बताई थी। और अगले दिन मैंने ये खबर 2 दिन के बाद मैं चेक करना चाहता था सुनील दत्त से सबसे, तो 15 तारीख को मैंने ये खबर अखबार में छापी और तहलका मच गया पूरा। संजय दत्त, पूरी हेडलाइन थी संजय दत्त हैज़ एन AK-57। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। AK-56 सब लोग पूछने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो खबर छाप दी कि बलजीत परमार की खबर गलत है। संजय दत्त ने डिनाई कर दिया। वो कहानी मैं आपको सब सुना चुका हूँ, सब ने सुनी हुई है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लीगल नोटिस भेजेंगे जो हुआ। खैर, तो खबर वो बहुत सनसनीखेज हिट हुई। तभी ये मीडिया को, सोशल मीडिया, टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, लेकिन जो भी था मीडिया उसमें बहुत चर्चा का विषय बना। तो ये खबर मुझे अरूप पटनायक ने दी थी, क्योंकि मेरे बहुत पुराने मित्र थे उस समय से, जब से वो DIG हुआ, अपना CBI में थे, दूसरे इधर उधर सब करके आए थे, तो SP थे उनके साथ, नगराले साहब भी थे, तो वहाँ से मुलाकातें मेरी चलती रहती थी। और यहाँ समरा साहब के आने के पहले जब अरूप पटनायक आए तो पहले ही दिन जब समरा साहब आते हैं तो सब DCP उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पुलिस कमिश्नर को मिलते हैं। उस मीटिंग में मेरी मुलाकात भी समरा साहब ने करवाई थी पटनायक से, और भी काफ़ी सारे DCP थे। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है आपसी आदान प्रदान का। लेकिन एक आपस में यकीन बना हुआ था और अरूप पटनायक को इस बात की गारंटी थी कि अगर मैं ये इतनी बड़ी खबर जो अभी तक उनके पुलिस कमिश्नर को नहीं पता थी उन्होंने मुझे दी, उसका कारण मैंने आज तक उनसे ना पूछा, ना उन्होंने कभी बताया। तो इसका मतलब यही था कि मेरे ऊपर उनको भरोसा था कि मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा। नहीं बताई मैंने इतने साल। तो खैर वो हुआ। उसके बाद हमारे रिलेशन चलते रहे, CP बने, मिलना जुलना तकरीबन रोज़ दिन में 2 बार हमारी बात होती थी जब तक मुंबई में रहे।
अगला बड़ा खुलासा जो उन्होंने किया वो हैरान करने वाला। उनका कहना है कि जो RDX 2 लॉट्स में आई थी, बड़ी खेप तकरीबन 3000 किलो के करीब बाहर से आया, जब 5000 भी कहते हैं कुछ लोग। उनमें से एक तो बड़ी खेप थी वो गुजरात भेज दी गई थी, और एक खेप जो थी वो मुंबई के पास मुंब्रा में एक फिश गोडाउन था, मच्छी रखने वाला बहुत बड़ा गोडाउन, जिसमें मच्छी की स्मेल बहुत आती है। मरी मछलियाँ वहाँ फेंकी हुई, उसके आधा आधा मील तक लोग नाक बंद करके निकलते थे, इतनी स्मेल आती थी। और उस मच्छी वाले उस गोडाउन में RDX छुपा के रखी थी 1500 किलो, 1500 kg। अब अरूप पटनायक का कहना है कि ब्लास्ट के बाद जब हमें पता चला ADX कहीं, RDX और हथियार कहीं छुपा के रखे गए हैं, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, बाकी कहीं है, और दूसरा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है अगर जल्दी हमने इस RDX को और बाकी AK-56 को नहीं पकड़ा तो खतरा जारी रहेगा। तो उन्होंने सब लोगों की धरपकड़ शुरू की हुई थी, जिसमें एड़ा याकूब की पूरी फैमिली को बंद करके माहिम पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था या कहीं और रखा हुआ। ब्लास्ट वाले दिन एड़ा याकूब मुंबई छोड़ के दुबई भाग गया था, अकेला नहीं, बहुत सारे लोग भागे थे। पूरी टाइगर मेमन फैमिली दुबई जा चुकी थी, उसके बाद कराची चले गए थे। तो बहुत से लोग जो इन्वॉल्व थे वो निकल गए थे देश से बाद, उसी रात को, जिस दिन अटैक होना तो उसके पहले वाली रात को। उनमें से एड़ा याकूब भी एक था, जो एक ज़माने में दोनों खान साहब और पटनायक साहब के काफ़ी करीबी था। उस आदमी का, पटनायक साहब का कहना है, अरूप पटनायक का, कि एक दिन मुझे मेरे ऑफिस की लैंडलाइन पे घंटी बजती है, मैं उठाता हूँ तो सामने से आदमी बोलता है मैं एड़ा याकूब बोल रहा हूँ और साहब मुझे आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पटनायक साहब का कहना है कि मैंने उससे कहा भैया इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन देना कि जिसको जो काम की हो, कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो एड़ा याकूब ने बोला सर खबर बड़ी है, लेकिन आपको मेरे माता पिता को छोड़ना होगा, इसलिए मैं आपको ये खबर दे सकता हूँ। तो पटनायक साहब ने क्या प्रॉमिस किया नहीं किया उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि एड़ा याकूब ने उन्हें पर्सनली बताया कि RDX जो है 1500 किलो वो कहाँ छुपा के रखा हुआ है। तो मुंब्रा में वो जो रेड पटनायक साहब ने मारी थी उसकी खबर पटनायक साहब को सीधी एड़ा याकूब ने दी थी, और उनके माता पिता को शायद बाद में छोड़ दिया गया था। एड़ा याकूब कभी वापस नहीं आया, और 2015 में बाहर ही कराची में, शायद कहीं दुबई में उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, लेकिन कभी हमारी एजेंसी के हाथ नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा अरूप पटनायक ने किया। दो बड़ी बातें, एक तो संजय दत्त ने पहले से मन बना लिया था कि मैं इल्लीगल हथियार रखूँगा, पटनायक साहब के मना करने के बाद भी उसने वो हथियार लिए। और अगली बात पटनायक साहब ने कही है कि मैंने ही संजय दत्त के घर पे रेड मारी थी, जब समीर हंगोरा और यूसुफ लकड़ावाला ने ये अपने इंटरोगेशन में बताया। तो संजय दत्त के घर पे रेड मार के वो मैग्नम गन जो 7mm की पकड़ी गई थी, पिस्टल, साथ में कुछ कारतूस और हैंड ग्रेनेड, और ये उन्होंने तो AK-56 भी कहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक वो उसकी सच्चाई है। ये सब उससे संजय दत्त से रिकवर हुई, और फाइनली जब वो मॉरिशस से वापस आया तो वी वर वेटिंग फॉर हिम, ये पटनायक साहब का कहना है। तो ये बड़े खुलासे हैं। आप में से बहुत से लोग जो मानते हैं कि संजय दत्त बेकसूर है, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अगर संजय दत्त ये बात पुलिस को बता देता कि मैंने तो एक मंगवाई थी, ये लोग तो 5 गन लेके आ गए,
ये कुछ खतरे की घंटी है, आप इनको ज़रा देखिए। तो कहीं ना कहीं से क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो संजय दत्त की तरफ से की गई, और पटनायक साहब के मना करने के बाद के हथियार मत रखना अपने पास, उसने फिर भी रखे। अब मुझे जो लगता है कि पटनायक साहब ने ये खबर मुझे क्यों दी, अंदर खाते उनको शायद कहीं लग रहा होगा कि सुनील दत्त बहुत पावरफुल आदमी है, वो कहीं ना कहीं से सेटिंग लगा के, रूलिंग पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी शरद पवार मुख्यमंत्री थे, तो ये कहीं अपने बेटे को निकाल नहीं ले। तो उनको शायद इस बात का डर था, और वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा आदमी जिसने एक बड़ा क्रिमिनल एक्ट किया है, इतने खतरनाक हथियार मंगवा के अपने घर में रखे, उस आदमी को बचाने की कोशिश हो रही है। तो शायद इसलिए एक कसूरवार को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्होंने ये खबर मुझे बड़े तरीके से दे दी। सीधा तो नहीं कहा था, उसका नाम नहीं लिया, तो वो बहुत मेरा मशहूर डायलॉग है जो उन्होंने कहा था, आपके एमपी के बेटे का नाम आ रहा है। ये बात मुझे अरूप पटनायक ने बताई। तो दोस्तों, ये खुलासे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जब बातें ताज़ा होती हैं, हालात टेंस होते हैं, तभी आदमी बोलने में थोड़ा परहेज़ करते हैं, गुरेज करते हैं। लेकिन जब समय बीत जाता है तो सच ऐसा ऐसा परत दर परत खुलने लगता है। अब मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ, एक दो नहीं बल्कि तीन को, जो बार बार इस बात का क्लेम कर चुके हैं कि RDX की खबर उनके पास थी और उन्होंने ये खबर अरूप पटनायक को दी थी। लेकिन अरूप पटनायक कहते हैं कि उनके पास सीधा एरा याकूब का फ़ोन आया था। तो ये जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़ी बातें सामने आती हैं, पुरानी हो कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास तो है, कैसे भूला जा सकता है वो 12 मार्च का दिन 93 का, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई और 700 लोग इंजर हुए थे, जख्मी हुए थे। छलनी हुआ था मुंबई और देश उस दिन, सबसे बड़ा हमला देश के ऊपर आज़ादी के बाद हुआ तो वही था। तो उसके साथ जुड़ी कोई भी नई बात सामने आती है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ये वही केस था RDX का, जिसमें दो आरोपियों को, मर्चेंट और जावेद खान, मर्चेंट और जावेद खान था, फिरोज़ खान, इनको फांसी की सज़ा हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी कि ये RTX है कोई। उस जजमेंट में एक लाइन बहुत बढ़िया थी, आपको बता देता हूँ। जज साहब ने अपनी, जब उनको सज़ा सुनाई जा रही थी, कहा कि आप जो कहते हो कि आपको पता नहीं थे ये क्या है, ये आप झूठ बोल रहे हो। ये RDX जो है ये कोई मक्खी या मच्छर मारने वाला पाउडर नहीं है, ये बहुत घातक किस्म का विस्फोटक पदार्थ है। आपको अच्छी तरह मालूम था, लेकिन आपने फिर भी ऐसा खतरनाक सामान मंगवाया, उसको उतारा, लैंडिंग किया और उसको गोडाउन में रखा, इसलिए आपको बख्शा नहीं जा सकता। इन दोनों को, इसमें 5-6 एक्यूज थे, उसमें ये भी अबू सलेम भी था जब ट्रायल हो रही थी। उसमें एक आदमी को बरी कर दिया गया था, एक को 10 साल की सज़ा लगी थी, 2 लोगों को उम्र कैद हुई थी और 2 लोगों को फांसी की सज़ा। अबू सलेम को जज ने कहा कि अगर इसके साथ हमने पुर्तगाल सरकार के साथ समझौता नहीं किया होता तो अबू सलेम को भी फांसी की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि समझौते के तहत हम इसको नहीं दे सकते, इसलिए इसको उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है और आज तक वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो इन दोनों की फांसी की सज़ा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करके इनको फिर उम्र कैद की सज़ा कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छा डायलॉग उसमें था कि ये लोग जिन्होंने ये काम किया है ये तीर हैं, दे आर जस्ट एरोज,
लेकिन इसके पीछे जो तीर कमान है वो और लोग हैं। तो इनको इतनी बड़ी फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। मतलब ये छोटे आदमी हैं, मोहरे हैं, इनके जो पीछे बड़े लोग जिन्होंने जैसा प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, सज़ा तो उनको फांसी की होनी चाहिए। तो इस तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की सज़ा 2017 में फैसला हुआ था ये, क्योंकि लोग सब भागे हुए थे। बाद में आए तो इनकी ट्रायल बाद में चली, और अब सलेम आया फिर उसकी ट्रायल चली। तो ये फांसी की सज़ा 2017 में हुई थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी, और उन्होंने अपनी उम्र भर की जो सज़ा है वो काट रहे हैं। एक आदमी मर भी गया, जिसको 10 साल की सज़ा हुई थी, उसके 10 साल पूरे हो गए, लेकिन वो फिर भी जेल में है, क्योंकि वो बिल्डर प्रदीप जैन के मर्डर केस में उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। तो ये सब आरोपी, क्रिमिनल, स्मगलर, नेक्सस जो था, इसने मिलजुल के हमारे देश का, लोगों का जान माल का इतना नुकसान किया। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।